हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और चार प्रोटीन्स तक कवर कर लिया था। आज हम मेजरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले थोड़ा सा प्रोटीन्स के बारे में और प्लांट वाटर रिलेशनशिप एंडिंग में कवर करके आज की वीडियो खत्म करेंगे। तो आज की टॉपिक है प्रोटीन्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वाटर प्लांट रिलेशनशिप्स। प्रोटीन्स क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में चार प्रोटीन्स पढ़े थे, कैरियर प्रोटीन्स, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प कर रहे थे। अब ये लार्ज साइज चैनल प्रोटीन्स होते हैं। चैनल प्रोटीन्स के एक टाइप ही है ये, लार्ज साइज चैनल प्रोटीन्स। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे ये प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट और some bacteria में। Generally, these bacteria are gram negative. Generally, gram negative bacteria. ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर आपको नहीं पता तो ये हम सेल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वैसे ये कुछ टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं जिनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में डिफरेंट होता है। तो कुछ बैक्टीरिया ग्राम चेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ उसको टेकअप नहीं कर पाते। तो जो टेकअप कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जो टेकअप नहीं कर पाते वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। इनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन और थिकनेस में डिफरेंसेस होते हैं। इसकी वजह से दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर लार्ज साइज चैनल प्रोटीन्स दैट इज पोरीन्स आर प्रेजेंट। इसके बाद इसमें सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वाटर चैनल्स प्रेजेंट होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, और वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ 8 एक्वापोरीन्स। एक्वापोरीन्स एक टाइप का पोरीन है जो वाटर चैनल बनाने में काम आता है, इसलिए उसका नाम भी एक्वापोरीन है। और वाटर चैनल में 8 such type of aquaporins are used. तो next is aquaporins. कहते हैं सिर्फ कि वाटर चैनल are made up of 8 different types of aquaporins. अब हमें एक बात सुनानी पड़ेगी कि जो पोरीन्स होती हैं ये एक्चुअली में खुद मूव नहीं करते फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। आज हमने ये पढ़ा था कि चैनल प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव नहीं करते। these are embedded in the these are embedded in the plasma membrane, so they move 180 degrees, they rotate 180 degrees to transport proteins or substances from one place to another across the membrane. तो यहाँ पे हमें एक नोट लिखना पड़ेगा। channel proteins work by rotating 180 degrees. ये इतना यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। ये एक डायग्राम के थ्रू एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के बता रखा है। हम एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं।
कैरियर प्रोटीन्स जो हैं इनके कुछ टाइप्स हैं. These are symport, antiport, यूनिपोर्ट. इसको हम सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझेंगे. डायग्राम्स ही आते हैं इसके क्वेश्चंस में. अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर ऐसे कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर एक कैरियर प्रोटीन एक साथ सेम डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करे, एक साथ सेम डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, तो इसे बोलते हैं सिम्पोर्ट. ऐसे ही अगर ऐसे ही अगर एक कैरियर प्रोटीन एक साथ दो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इनसाइड आउटसाइड टू इनसाइड और एक इनसाइड टू आउटसाइड या वाइस वर्सा, तो एंटीपोड. और अगर एक कैरियर प्रोटीन एक टाइम पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करे इन एनी डायरेक्शन, तो दैट इज यूनिपोड. अब हम देख सकते हैं कि सिम्पोड और एंटीपोड में तो मूवमेंट of one particle is dependent on another, but in antipode movement of particle is independent of one another. So movement of particle is independent of other particles movement. Either movement of particle is dependent. क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा पार्ट हो गया फ्लोरीन्स का. अब हम इसके बाद चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर. Active transport. As the name suggests, ये वो ट्रांसपोर्ट है जहां पे एटीपी का खर्चा होता है, और जहां पे भी एटीपी का खर्चा होता है वहां पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम मॉलिक्यूल्स को मूव कर सकते हैं. तो इट इज अ uphill movement of particles, that is from low concentration या from a region of low concentration to a region of high concentration. अब ऐसा करने के लिए इसे क्या चाहिए होगा? इट रिक्वायर्स एटीपी. और सिर्फ एटीपी नहीं, एटीपी के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होंगे जो ये मूवमेंट कराने में हेल्प करेंगे, क्योंकि अक्रॉस द मेम्ब्रेन खुद तो हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ प्रोटीन्स जैसे कैरियर प्रोटीन्स हैं, वैसे कैरियर प्रोटीन्स इधर भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कैरियर प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है. तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स carrier proteins. For the movement
of particles. अब नेक्स्ट है, इन कैरियर प्रोटीन्स को एक्चुअली पंप्स कहते हैं. These proteins are known as pumps. अब जो जो कैरियर प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज थी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कि हम यहाँ पे समझते हैं चीज को कि सपोज करते हैं हम एक मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे ऐसे प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स या पंप्स प्रेजेंट हैं. अब हमें पता है कि एक कैरियर प्रोटीन एक टाइम पे 2, 3 या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है क्रॉस द मेम्ब्रेन. तो जब ये अपनी कैपेसिटी को अचीव कर लेगा तो उसके बाद ये और प्रोटीन्स को हेल्प नहीं कर पाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक अपहिल मूवमेंट. तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं जो पंप्स हैं दे हैव रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट कि अब और मॉलिक्यूल्स की हेल्प नहीं कर सकते, चाहे एटीपी हम प्रोवाइड करने एटीपी कंज्यूम करने के लिए रेडी भी हो तब भी मूवमेंट नहीं होगी. तो these pumps tend to get saturate और अगर इन पंप से कोई केमिकल्स रिएक्ट कर जाए तो ये इनहिबिट भी कर सकते हैं अपनी मूवमेंट अपने फंक्शन को. तो दे आर ऑल्सो sensitive to inhibitors. ठीक है, तो ये दोनों हम इसमें ऐसे लिख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंप्स. तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया. अब पंप्स कब वर्क करें, ऐसा तो है नहीं कि एटीपी तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा सेल के अंदर प्लांट बॉडी के अंदर, तो हमेशा तो एटीपी खर्च नहीं कर सकते पंप्स. तो पंप को कब काम करना है और कब रुकना है ये कौन डिसाइड करेगा, तो इसके लिए प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और दीज पंप्स आर अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल हार्मोन्स. तो डायरेक्ट कंट्रोल directly controlled by PGRs, that is plant growth regulators or hormone regulators. और ऐसा भी नहीं है कि जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे सबको ही हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए. तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा these are very specific. तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई पंप्स की, हम अलग से भी लिख सकते थे बट मैंने से लिख दिया. आप इसको पॉइंट वाइज नोट्स में लिख लीजिए. अगर ये कर लिया हो तो इसके नेक्स्ट हम चलते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं जिसमें हम सिंपल फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंपेयर करेंगे. सिंपल सा एक कंपैरिजन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है और क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से. कुछ पॉइंट्स है, जैसे पहला रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. कौन कौन से ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड, हाईली सिलेक्टिव कौन होते हैं. नेक्स्ट सेट, कौन से ट्रांसपोर्ट में सैचुरेशन अचीव हो सकती है. तो
transport saturates. कौन से अपहिल होते हैं? और लास्ट किसको एटीपी चाहिए होता है? एक और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज कौन सा ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर से सेंसिटिव होता है? सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। अब हम यहाँ पे सिंपल फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव, तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंपल डिफ्यूजन में नहीं चाहिए होते, फैसिलिटेटेड में हाँ चाहिए होते हैं, इनको कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं, और एक्टिव में इन्हें पम्प्स कहते हैं। हाईली सिलेक्टिव डिफ्यूजन किसी भी पार्टिकल का हो सकता है, हमने ये भी पढ़ा था, दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लिविंग सिस्टम, तो ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक तो नहीं है। फैसिलिटेटेड यस, सारे मॉलिक्यूल्स की हेल्प नहीं करते, एंड सेम गोस फॉर एक्टिव। अब जो जो ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज करेगा जेन्युइनली सैचुरेट भी होगा, तो सिंपल डिफ्यूजन तो सैचुरेट नहीं होगा, बट फैसिलिटेटेड और एक्टिव मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज कर रहे थे तो सैचुरेट भी होंगे। अब जो कैरियर प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूज करते हैं, हमने पढ़ा था दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग अ ग्रेडियंट या पोटेंशियल जनरेट करना, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट तो नहीं होगा फैसिलिटेटेड में। एक्टिव में यस, और सिंपल डिफ्यूजन में तो हमने पढ़ा है कि डाउन द ग्रेडियंट होता है। अब जब डाउन द ग्रेडियंट है इन दोनों में, तो एटीपी एनर्जी दोनों में नहीं चाहिए होगी, और जहां पे अपहिल है वहां पे एटीपी चाहिए होगा, तो एक्टिव में यस। सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज कर रहे हैं वही इनहिबिट हो सकते हैं इनहिबिटर से, तो सिंपल अगेन नो, फैसिलिटेटेड यस एंड एक्टिव यस। यही हमारे मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने पूरे डिस्कस करे, और ये हम कंपैरिजन में जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। के बाद नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसे साइक्लोसिस भी बोलते हैं। साइक्लोसिस ये एक्चुअली में हम पढ़ेंगे तो सेल या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जब हम बैक्टीरिया वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी हम ये जान लेते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कैसे हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में। अब अगर विद इन द सेल किसी चीज को मूव करना हो, कोई भी पार्टिकल को एक पार्ट ऑफ सेल से दूसरे पार्ट तक जाना हो, तो साइटोप्लाज्म हेल्प कर सकता है उसकी, क्योंकि साइटोप्लाज्म ही सारे ऑर्गेनल्स हैं, तो साइटोप्लाज्म मूव करता है इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस कहते हैं। तो जब साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो वो अपने साथ मॉलिक्यूल्स को मूव करवाता है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, बट इसके लिए उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ेगा, मतलब साइटोप्लाज्म मूव करने के लिए एटीपी खर्च करता है, दैट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहली चीज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट मूवमेंट of cytoplasm within the cell is cyclosis। क्लियर है? अब इसको करने के लिए एक तो एटीपी चाहिए, इसमें वो लिख लेते हैं एनर्जी और एटीपी इज रिक्वायर्ड। दूसरी चीज है कि कुछ फिलामेंट्स होते हैं या फिर स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स एंड माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन सब की मदद से ही साइटोप्लाज्म मूव कर पाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, साइटोस्केलेटल structures
These are microtubules and microfilaments. Microtubules and microfilaments. These are required. साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग और अच्छे से हम सेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। इसके बाद आज हम लास्ट टॉपिक जो कवर करेंगे दैट इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स। ये कुछ पॉइंट्स गिवन है एनसीईआरटी में जो हमको एज इट इज याद करने हैं, क्योंकि इधर से डायरेक्ट एमसीक्यूज बन जाते हैं एंट्रेंसेस में। ये बताता है कि कौन सा प्लांट, कौन सा फ्रूट में कितना परसेंट वाटर है, या फिर कौन सा प्लांट कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये कुछ फिगर्स हैं जो हमको याद रहनी चाहिए। दैट इज पहला, अ वाटरमेलन has 92% H2, that is water. तो वाटरमेलन में वाटर की क्वांटिटी 92% होती है, और जो हम सॉलिड वगैरह होता है दैट इज ओनली 8%. सेकेंड, a herbaceous plant have only 10 to 15% of its fresh weight as dry matter. Next is a mustard plant absorbs water equal to its own weight. Water equal to its own weight in just 5 hours. Just 5 hours. And last is a mature corn plant absorbs 3 liters of H2O in a day. तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वाटर की प्लांट्स में। ये फिगर्स वो चेंज कर देते कि 10 to 15 की जगह 15 to 20% लिख देगा, या फिर 5 hours की जगह 24 hours लिख देगा, 3 hours की 3 liters की जगह 5 liters लिख देगा। तो these values are very important and these should be memorized. A day, its own weight. ये चीजें याद रहें तो कोई भी गलती नहीं होगी क्वेश्चंस में। ये सारे नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वुड बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो यू कुड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और कुछ भी सजेशंस हो तो feel free to post them in comments. Thank you.